नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। महाराष्ट्र में सियासी गदर मचा है और इस सियासी गदर का नतीजा क्या होगा, फिलहाल बहुत ही बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। जहां शिंदे गुट पूरी तरह से ताल ठोक रहा है कि शिवसेना के अधिकतर कम से कम 2/3 जो विधायक हैं उनके साथ है। 38 विधायकों का बाकायदा उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उन्हें सत्ता से मोह नहीं है, सत्ता जब चाहेंगे तब छोड़ देंगे। बाकायदा सीएम आवास को छोड़ दिया, मातोश्री आ गए, लेकिन इस्तीफा देने के नाम पर नानुकुर कर रहे हैं। शरद पवार की जहां तक इसमें एक बड़ा रोल दिख रहा है कि शरद पवार किसी भी तरीके से सरकार को बचाने की कवायद में लगे हैं, तो शिंदे गुट और बाकायदा एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर ललकार रहे हैं उद्धव सरकार को कि धमकी ना दें और बाकायदा आप अपनी चीज़ों को याद करें। किस तरह से शिवसेना के विधायकों को बाकायदा नज़रअंदाज किया गया, एनसीपी और कांग्रेस को तवज्जो दी गई, हर दिन बेइज्जती होती थी, आपके पास मिलने का वक्त नहीं था। तो होगा क्या? क्या आंकड़ों के दम पर पूरी तरह से राजनीति अब महाराष्ट्र में होनी है? क्या आंकड़ों के दम पर अब ये चीज़ें दिखेंगी कि होना क्या है? किस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र की राजनीति में पूरी तरह से करवट ले सकती है? लग रहा था कि कल तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ नई घटनाएं ऐड हो रही हैं। अब कल भी होगी, कल भी 1 बजे बाकायदा मीटिंग है। उद्धव ठाकरे होंगे, शरद पवार होंगे, कांग्रेस के कई नेता होंगे, कल भी कुछ फैसला लिया जाएगा। इधर शिंदे गुट की बात करें तो शिंदे गुट लगातार कह रहा है कि हमारे ऊपर सुपर पावर का पूरी तरह से एक का कह सकते हैं कि उसका बड़ा सहयोग है। सुपर पावर यानी कि बीजेपी जो अभी तक नेपथ्य में खड़ी थी, लेकिन अब पूरी तरह से सामने आ चुकी है और लग रहा है साफ तौर पर जो लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना दोनों मिलकर हो सकता है कि अब सरकार भी बना ले। तो खेल क्या इतना बड़ा खेला जा चुका है? क्या इतना बड़ा खेल खेलने के लिए जो तमाम तरह की सियासी गुटबाजी या कह सकते हैं कि जिस तरीके से इस पूरे खेल को आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी, उसमें एकनाथ शिंदे आगे निकलते जा रहे हैं या फिर उद्धव ठाकरे इमोशनल कार्ड खेल कर शिवसेना को एक बार फिर से एक साथ करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि दोनों तरफ चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ जहां वो एकनाथ शिंदे के साथ इमोशनल कार्ड भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि सूखे पत्ते को जाने दो, हरे पत्ते को आने दो, हरे पत्ते आने के लिए तैयार है, हम फिर से नया कैडर खड़ा कर लेंगे। शरद पवार साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को एक तरह से उन्हें ललकार रहे कि कैसे एकनाथ शिंदे और जो विधायक बागी हुए हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जो बाकायदा शिवसेना के प्रवक्ता है संजय राउत, उनकी तरफ से भी एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि शिवसेना विधायक जो भी अभी गुवाहाटी में हैं, उनके लिए गुवाहाटी अच्छी जगह नहीं है, उन्हें महाराष्ट्र में आना चाहिए, शिव सैनिकों को महाराष्ट्र में जगह मिलनी चाहिए और उन्हें आकर मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, दरवाजे हमारे खुले हुए हैं। ये तमाम ऐसे राजनीतिक समीकरण हैं जो इस वक्त महाराष्ट्र में बनते दिख रहे हैं। लेकिन पहले जब सीएम आवास को छोड़ रहे थे उद्धव ठाकरे, तो ऐसा लगा कि संवैधानिक संकट जो उठ खड़ा हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, सियासी संकट, उसका पूरी तरह से अंत होने वाला है। हो सकता है कि मातोश्री तक जाते जाते उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे दें, लेकिन वो बार बार यही कहते रहे कि मुझे सत्ता से मोह नहीं है, सत्ता से मुझे किसी तरह का प्यार नहीं है, लेकिन इस्तीफा देने के नाम पर पता नहीं पूरी तरह से बैकफुट पर आ जाते हैं। 2 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संविधान विशेषज्ञ प्रमोद कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। बीजेपी की प्रवक्ता शबनम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। शबनम पांडे जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद जी के पास मैं आता हूं। प्रमोद जी, मुझे थोड़ा सा बताइए, महाराष्ट्र में जो इस वक्त संकट उठ खड़ा हुआ है, क्या लग रहा है, क्या क्या संभावनाएं अब दिख रही है? क्योंकि हर दिन इतना अपडेट हो रहा है, इसमें इतना अपडेट हो रहा है, हर घंटे अपडेट हो रहा है। कोई शिवसेना का नेता बोल दिया तब अपडेट हो गया, कोई एनसीपी का नेता बोल दिया तब अपडेट हो गया,
बागी नेता बोल दिया तब अपडेट हो गया। तो फिर भी एक बात तो तय है कि संवैधानिक संकट उठ खड़ा हुआ है प्रदेश के अंदर, तो इसको कैसे इसको अब डील कैसे किया जाएगा प्रमोद जी? ये हो गई है पॉलिटिकल पार्टी में, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है, और ऐसी विपरीत परिस्थिति में वो लोग साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब जो स्थिति है वो जो आंकड़े का जो सवाल है, अभी जो शिंदे गुट में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा है, इसके तहत में जो दूसरा गुट है जो संजय राउत साहब को देख रहे हैं, उसमें वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से पहले उसको पुचकारा, काफी जो है लुभावना जो है किया, स्वागत किया, उसके बाद नहीं हुआ तो उन्होंने जो है थोड़ा सा दंड देने की कोशिश किया कि आज ये आप यहाँ आकर के देखो, बॉम्बे में आकर के देखो, हम जमीन पे आकर के मुकाबला करेंगे। तो कुल मिलाकर के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रजातंत्र में जो मेन चीज है, यहाँ नंबर का जो है गेम चलता है, यहाँ जो है संख्या बल होता है। अब संख्या जिनके पास ज्यादा है उनकी जो है गेम चलेगी, वो सरकार में रहेंगी। अभी कुल मिलाकर के जिनके पास 144 जो सदस्य हैं विधानसभा के, तो वो सरकार बनाएंगे। तो जो परिस्थितियां हैं आज के देश में, तो जो महाअघाड़ी का है उसमें तो वो लोग जो अभी शिंदे गुट के हैं वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से उनके साथ नहीं जाएंगे। अब बीजेपी उनको यदि समर्थन देती है और इनके पास 37 से ज्यादा, अभी जो ये बता रहे हैं कि 53 के करीब में संख्या उनके पास आया और धीरे धीरे बढ़ रहा है। इवन जो लोकसभा का भी जो सदस्य हैं जो शिवसेना के, वो भी शिंदे गुट में जो है जुट रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब ये तो निश्चित है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न बाधा नहीं है। अब ये दूसरा सवाल हो रहा है कि वो किसी तरह से अपने पार्टी को कैसे बचाएं, वो सिंबल किसके पास का, कहीं ऐसा ना हो कि उद्धव साहब के पास वो सिंबल और पार्टी सब चला जाए। तो ये जो परिस्थितियां हैं, इसके लिए वो अब अपनी जो कम संख्या से है, किसी तरह से जो डिप्टी स्पीकर से अपना विधानसभा अपने ग्रुप का जो मेंबर बना रहे हैं, विधानसभा का जो नेता, और इस तरह से वो सोच रहे हैं कि हम किसी तरह से अयोग्य उनको साबित कर दें जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी होगा, और जो इनको एक एसआर बोमई के जजमेंट हुआ था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 1994 में, उसमें साफ क्लियर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि कोई भी को आप अमान्य करने के लिए, उनकी सदस्यता को हटाने के लिए आपको 7 दिन का नोटिस देना होगा, और उनको वो रीजन देना होगा कि किस रीजन से आप उनको हटा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो है उनके पास कोई ऐसा ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है कि जिनको निष्कासित कर सकते हैं। देखिए, 2/3 से ज्यादा सदस्य जब भी चाहें तो वो अपना अलग बना सकते हैं, जो मैं समझता हूँ कि कानूनी ढंग से जो अभी शिंदे का जो ग्रुप है वो सारे कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी तरह से अभी जो संजय राउत जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का जो मिसयूज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एनसीपी पार्टी से हैं, तो ये किसी भी तरह से मतलब प्रमोद जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस संवैधानिक संकट का बहुत ही जल्दी अंत होने वाला है, और अंत जो है वो जो बागी नेता हैं एकनाथ शिंदे, बीजेपी के सहयोग से कभी भी हो सकता है कि है ना, सरकार बनाने का एक तरह से उनको न्योता दे दिया जाए, क्योंकि वैसे भी उद्धव ठाकरे के पास इस वक्त बहुमत तो है नहीं। बहुमत में एकनाथ शिंदे की तरफ जो कहा जा रहा है कि किस तरह से 38 विधायक उनके साथ हैं, बीजेपी का उनको सहयोग है, तो बहुमत यहाँ पर है, और राज्यपाल को बहुमत चाहिए। अल्पमत की सरकार को राज्यपाल की तरफ से पूछा ही जाएगा। मैं आऊंगा सर थोड़ी देर के बाद। कुछ मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश काजला जी इस वक्त हैं। अवनीश जी, आपका स्वागत है। चलिए मैं सुनील जी के पास में आता हूँ। सुनील जी, एक बात बताइए, जो भी आंकड़ों की अब लड़ाई चल रही है, अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि 38 हमारे पास है, इधर बाकायदा इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है, धमकी कार्ड भी खेला जा रहा है, बाकायदा करियर को ख़राब करने की बात कही जा रही है, सूखे पत्ते को जाने दो हरे पत्ते लाने की बात हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो एक साथ हो रही हैं,
इसमें इसमें मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक एक सेकंड के लिए भी एकनाथ शिंदे टस से मस नहीं हुए, न इधर से न उधर। मतलब उनकी संख्या और बढ़ती जा रही है, न कि और कई लोग छोड़ के भाग रहे हैं इधर से उधर। देखो गौरी शंकर जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अब लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है। हाँ। सरकार बनाने से पहले शिवसेना में कब्जा किसका होगा, इस बात की लड़ाई शुरू होगी। और मुझे लगता है कल तक शिंदे ग्रुप चुनाव आयोग को जाएगा, चुनाव आयोग जा रहा है और लगभग ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है कि शिवसेना पे कब्जा किसका होगा। तो अब उद्धव ठाकरे के सामने ये नहीं बचा कि आप सरकार बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहले अब उनके पास दायित्व ये बनता है कि शिवसेना कैसे बचेगी, क्योंकि जो चुनाव चिन्ह है या तो चुनाव चिन्ह पे शिंदे साहब का अधिकार हो गया तो फिर सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता। बीजेपी इसलिए शांत है पीछे के पर्दे से, क्योंकि देवेंद्र जी कल भी आए, अमित शाह जी से आज भी बात हुई है, नड्डा साहब से भी आज उनकी चर्चा हुई है और दिल्ली में ही है इस समय। तो क्या लगता है कि बिल्कुल ठोंक बजा के, जैसे कहते हैं ना, ठोंक बजा के अब आगे बीजेपी बढ़ेगी, क्योंकि एक बार हो चुका है उसके साथ। तो जो एमएलएज हैं गुवाहाटी में, क्या आप वास्तव में वो शिंदे साहब के साथ हैं? कहीं ऐसा ना हो कि डर की वजह से या किन्हीं और वजह से वो शिवसेना में वापस चले जाएं। तो सारा कुछ मजबूत करके मुझे लगता है तब दावा पेश होगा शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार बनाने का, क्योंकि इस परिस्थिति में सरकार बीजेपी के साथ बनती भी है तो वो बहुत दिन तक चल नहीं पाएगी। या शिवसेना पे शिंदे का कब्जा हो जाता है तो मुझे लगता है कि 2.5 साल काटने में बड़ा आसानी होगी। और अगला जो चुनाव होगा, चुनाव में किस तरीके से गठबंधन रहेगा, कैसे सीटें रहेंगी, इस सारी चीज़ों पर रणनीति बन पाएगी। क्योंकि शिवसेना के विधायकों से व्यक्तिगत बात करो तो इस बात का बहुत डर था उनको कि अगली बार चुनाव में हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हिंदुत्व की जो लड़ाई वो लड़ रहे थे, क्या उनका वोट बैंक उनके पास रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि एनसीपी का, कांग्रेस का कोर वोट बैंक है वो उनका है, जो हिंदुत्व का इनका वोट बैंक था। कहीं ना कहीं जनता में ये शुभगाहट थी कि एनसीपी और शिवसेना कांग्रेस के साथ सरकार उनको नहीं बनानी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अब निर्णय की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हैं, कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है। दूसरा एक और बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष वहां नहीं है, विधानसभा उपाध्यक्ष हैं और विधानसभा उपाध्यक्ष एनसीपी की तरफ से हैं। तो ये जो एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार है उनके भी हाथ में है कि कोई भी मांग या तो वैधानिक तरीके से उनके समक्ष रखी जाएगी। जैसे आज 16 विधायकों का एक पत्र गया है उनको बर्खास्त करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। तो विधानसभा उपाध्यक्ष की स्थिति है कि निर्णय क्या लेते हैं, टालते हैं कि नहीं टालते हैं, या निर्णय लेते हैं तो उसमें कोई ऐसा लूपहोल तो नहीं छोड़ देंगे। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है सुनील कौशिक, कुछ भी हो, है ना, कुछ भी। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई फैसला ले लिया जाए, शरद पवार की तरफ से कोई फैसला ले लिया जाए, डेप्यूटी स्पीकर की तरफ से कोई फैसला ले लिया जाए, लेकिन अगर बहुमत इनके पास है, एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है, तो सारा खेल तो यहीं पर खत्म हो जाता है। नहीं, देखो बहुमत है, लेकिन जब वहां विधानसभा में जाकर के बहुमत सिद्ध होगा ना, तो वहां जाना तो पड़ेगा ना महाराष्ट्र में इनको। तो कहीं ऐसा नहीं हो, ये भी इन लोगों को डर है कि हम वहां गए तो शिवसेना कहीं, जैसे पहले आपने देखा होगा कि कई जगन भुजबल जैसे नेता, नारायण राणे जैसे नेता जब शिवसेना से बर्खास्त हुए तो शिवसैनिकों ने उनका क्या हाल किया। तो ये मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे ये मन में बैठा रखी थी बात कि कहीं ना कहीं हमें जवाब नहीं देना पड़ेगा, ये महाराष्ट्र के शिवसैनिक इनको जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसा आता दिख नहीं रहा है। सुबह लगभग सारे पार्षद के मोबाइल ऑफ, जिला प्रमुखों की मीटिंग है, उस पर सारे जिला प्रमुख उपस्थित इसका मतलब हुआ सुनील कौशिक कि एकनाथ शिंदे ही नहीं बल्कि शिवसेना संगठन भी नाराज है उद्धव ठाकरे की कार्यशैली से। तब तो उद्धव ठाकरे के बुलावे पर भी लोग आ नहीं रहे हैं, फोन को उन्होंने बंद कर दिया। क्या सेटिंग चल रही है, मुझे लग रहा है शबनम पांडे जी बेहतर बता पाएंगी। शबनम पांडे जी इस वक्त जुड़ी हुई है हमारे साथ, बीजेपी की प्रवक्ता। सुपर पावर कहा जा रहा है कि उसका आशीर्वाद है। सुपर पावर तो है ना, हिंदुस्तान में कोई दूसरी पार्टी कहे सुपर पावर तो बीजेपी ही समझ में आती है। शबनम पांडे जी, आप लोगों के साथ धोखा हुआ, धोखे का बदला कोई ऐसे पार्टी लेगी। लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी बदला ले रही है उद्धव ठाकरे से बदला ले रही है, न कि शिवसेना से बदला ले रही है। थोड़ा सा मुझे बताइए, आप लोग कितना अंदर तक घुस गए हैं वहां पर, अब बताइए। करीब
गौरीशंकर तो देखिए सबसे बड़ी बात सोचने की है, अगर घर में आग लगे तो हम पड़ोसी पे तोहमत लगाएं तो ये गलत होगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने 2.5 साल में शिव सैनिकों को हाशिए पे रखा और जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने अपने पत्र में एक एक करके बातें बताई कि किस वजह से वो नाराज हैं और क्या किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, कैसे एनसीपी को प्रश्रय दिया गया, ये सारी बातें खुलकर उन बागी नेताओं ने बताया उद्धव ठाकरे जी को। उद्धव ठाकरे जी जानते थे कि उनकी गलती है, इसलिए वो वर्षा से जाके मातोश्री में शिफ्ट हो जाते हैं। आदित्य ठाकरे ट्विटर से अपना नाम के आगे मिनिस्टर लगाते थे, उसको तुरंत हटा लेते। ये साफ तौर पर दिखाता है कि प्रथम दृष्टया वो अपने को दोषी मानते थे, लेकिन एनसीपी बहुत बड़ा खेल खेल रही है। वो क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी को अगर कोई टक्कर देता था अब तक लंबे समय से तो वो शिवसेना थी। वो शिवसेना जो छत्रक पार्टी वहां थी उसको एनसीपी खत्म करना चाहती है। वो हार मानकर उद्धव ठाकरे मातोश्री आ जाते हैं, लेकिन शरद पवार जी अपनी राजनीतिक सूझबूझ के साथ उन्हें उस्काते हैं और साफ तौर पे उनके बीच में एक लंबा दरार बनाते हैं और जिसके अंदर फंसकर लगातार अब जो सेंटिमेंट वाली बातें होती थी उसके बजाय धमकी वाली बातें शुरू हो गई है। लगातार उद्धव जी और साथ में उनके प्रवक्ता धमकी देते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसके ठीक विपरीत जितना वो धमकी देते हैं उतना ही ज्यादा शिव सैनिक बॉम्बे छोड़ के गुवाहाटी के तरफ कुछ करते दिख रहे हैं। 60 पार्षद उनके फोन नहीं उठाते। आप देखिए निचले स्तर तक, आप महाराष्ट्र बॉम्बे में जाइए तो महाराष्ट्र में जगह जगह पे पोस्टर लगे हुए एक नाथ के। इस तरीके से शिव सैनिक का काम कभी नहीं होता था। जो बगावत करता था उसके खिलाफ खड़े होते थे, पर आज ठीक उसके पलट दिख रहा है वहाँ पे। इतना भी जानते हैं स्पीकर नहीं है, डिप्टी स्पीकर एनसीपी का है, वो जो कुछ भी करेंगे चाहे गलत या सही वो एनसीपी के पक्ष में करेंगे और इसीलिए 16 लोगों की जो है तो नहीं एक बात बताइए आप शबनम पांडे जी, बहुत कम शब्दों में थोड़ा बोलिएगा इसको। क्या अब बीजेपी खुलकर इस बात को कहने के लिए तैयार है कि हम लोग हर हालत में शिवसेना के साथ हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी हमेशा उनके पीछे खड़ी है? बताइए। देखिए, बीजेपी ने एक पत्र राज्यपाल को दिया है और उस पत्र में कहा है कि जो आदेश अल्पमत की सरकार दे रही है उसका स्वतः संज्ञान लिया जाए। ये हकीकत बताने को बहुत हद तक एक इशारा है। दूसरी बात ये समझिए कि कोई भी राजनीतिक पार्टी वहां पे महात्मागिरी करने नहीं देगी। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी रही मुंबई में और महाराष्ट्र में, वो पार्टी निश्चित तौर पे हाथ धरी बैठी नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, आप लोग मान रहे हैं कि संवैधानिक संकट के पीछे बीजेपी का बड़ा रोल रहा है। नहीं, ये कहीं नहीं मान रहे, ये तो एनसीपी भी नहीं मान रही। एनसीपी साफ तौर चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं शबनम जी, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था, मुझे लगा कि शायद कुछ पता हो। अब तो बताइएगा आप। अवनीश काजला जी इस वक्त हमारे साथ हैं। अवनीश काजला जी, एक बात बताइए, ये कांग्रेस वाले मतलब जहाँ जहाँ रहते हैं बीजेपी वहाँ पीछे पड़ जाती है ना? पता नहीं, मतलब ऐसी आग लगती है। अब देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसी आग लगती है कि आप लोगों की सरकार ही चली जाती है। यहाँ भी जैसे तैसे आप लोग एनसीपी के साथ लगे हुए थे, शिवसेना के साथ लगे हुए, यहाँ पर भी देखिए बीजेपी पीछे से आ गई। अब तो पूरा मामला है ना डामाडोल लग रहा है। आप लोगों का तो कोई वैल्यू भी नहीं है भाई साहब। शरद पवार सब संभाले हुए हैं, कांग्रेस के नेता को कोई पूछ भी नहीं रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सभी एमएलए, अभी आपने देखा होगा मीटिंग थी, उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा परिवार एकजुट है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, ईडी और सीबीआई के सारे महाराष्ट्र में जो पहले से और भी देश में लोकतांत्रिक सरकारों को गिराने का काम लगातार पीछे से जो चलता है, वो आपको भी पता है कि किस के माध्यम से चलता है। ईडी और सीबीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं पूरा शिवसेना को जिस तरीके से पूरे पार्टी को तोड़ने के लिए ये पूरे लगे हुए हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से असम में, गुवाहाटी में बीजेपी के लोग
एमएलए को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो सही ना कहीं पूरा देश कहाँ जानता प्रोटेक्ट है नहीं कि कर रहे हैं, पर्दे रसगुल्ला के खिला पीछे- रहे हैं वो। बिल्कुल, आप देखे नहीं क्या, वो बिल्कुल, बाकायदा खाने पूरे पीने की अच्छी पर्दे व्यवस्था के की गई, पीछे आप कह रहे हैं देखिए, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस समय पूरे देश में लोकतंत्र और की हत्या और की साजिशें और पहले आसाम भी में बाढ़ हुई आया हैं। हुआ है भाई साहब, वो है ना, आप टूरिज्म देखिए, इंडस्ट्री मध्य पर फोकस प्रदेश वहाँ की सरकार की कर रही हत्या है। हुई, गोवा में हो, चाहे आप उत्तराखंड में कोशिश करिए, राजस्थान में भी बीजेपी जब से देखिए चुनी हुई सरकारों को अगर इस देश में लोकतंत्र को इस तरीके से हनन किया आप लोगों ने जाएगा- अच्छा किया था क्या? आप लोगों ने अच्छा किया था? जब 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 महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, चुनाव जो गठबंधन किसका था पता था ना आप लोग को, कि बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता उसी हिसाब से वोट की कि हम किसको वोट कर रहे हैं, तो बीजेपी शिवसेना को। आप लोगों ने दिमाग में लगा दिया। नहीं गौरी है ना? शंकर जी, और भाजपा एनसीपी के साथ रातों रात सरकार बना लेगी, तब कांग्रेस का क्या दोष था? तब भाजपा देखिए- बहुत अच्छा कर रही थी। नहीं, अब कांग्रेस यदि शिवसेना के साथ चलेगी तो सबको दर्द हो रहा है। हाँ। और रातों रात यदि भाजपा एनसीपी के साथ सरकार बना लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जम्मू कश्मीर में मुफ्ती के साथ सरकार बना लेती है तो कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा ने कांग्रेस गठबंधन धर्म नहीं निभाया गया। विकास अघाड़ी की सरकार बनने से पहले आप देखिए किस तरीके से शपथ ग्रहण करा दिया गया था, बिना बहुमत के। अच्छा चलिए छोड़िए, हटाइए। नहीं, एक छोटा सा सवाल, हाँ, पूछ लीजिए। यदि आप अनुमति दें मुझे तो। पूछ लीजिए, पूछ हाँ, लीजिए। अवनीश जी का सीबीआई बहन जी, बिजड़ी का आप तोता है जे गोवा में किसकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी? अरे अरे मुंबई की बात करिए, अवनीश जी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आपको बहुमत नहीं दिया था। मिलने से मना कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश कह में रहे हैं आपको हमें कोरोना मध्य हुआ, प्रदेश की कमलनाथ जनता ने चले बहुमत जाते नहीं तो दिया कहते था। कोरोना टेस्ट अरुणाचल नेगेटिव आ गया। प्रदेश में आपकी तो क्या आपका हाल स्थिति, आपका तो एक घाटका एमएलए में घाटका था। वाला है। आप अपने आप को देखिए। अच्छा सुनिए अवनीश जी सुनिए ना भाई साहब, सुनिए तो मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूँ। अवनीश जी, अब मुझे बताओ कि आप लोग इस वक्त महाराष्ट्र में, ठीक है, सबको पता है कि एनसीपी के साथ है, एनसीपी आपके साथ है, शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे आपके साथ है। अब शिवसेना मैं कैसे कहूं, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने सौंप दी है। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि वाकई में अभी भी आप लोग महाअघाड़ी के साथ हैं या कुछ और जुगाड़ पानी बैठाने की कोशिश में लगे हुए हैं? देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व अपनी पूरी बात स्पष्ट रूप से कह चुका है। हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और इस पे पूरे नेतृत्व नजर बनाए हुए हैं। अंदरूनी मामला शिवसेना के कहाँ इस रहा मामले है? पर हमें पूरा विश्वास है। सरकार गिरने वाली संजय है। राउत तो कह चुके हैं कि ये लौट के आए तो महाअघाड़ी से अलग भी हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से भी ऐसा कोई बयान नहीं आया है। नहीं, संजय राउत बोल चुके हैं कल आपके हम गठबंधन से बाहर हो सकते हैं। देखिए, आपके बयान से क्या मतलब है संजय राउत को? मैं अपनी पार्टी के स्टैंड की अगर मैं बात करता हूं, कांग्रेस पार्टी अभी भी साथ है और हमें पूरा विश्वास है फ्लोर पर। चलिए अगर सर, परीक्षण की भी जांच आएगी हाँ तो चलिए सरकार ठीक है, महाविकास एक ख्वाब अघाड़ी देखते रहिए आप। एक ख्वाब जरूरी है देखना, और जब महाअघाड़ी नहीं रहेगा तो फिर कांग्रेस कहाँ रहेगी? मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तुरंत हाजिर होते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त सियासी गदर मचा हुआ है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। या तो नई सरकार वहां पर बन जाए, या फिर हो सकता है राष्ट्रपति शासन भी लग जाए, या फिर जो नाराज या फिर जो बागी विधायक हैं शिवसेना के, वो वापस शिवसेना में लौट भी जाएं। ये तमाम ऐसी संभावनाएं बनती दिख रही हैं। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रमोद जी के पास मैं एक बार फिर से आऊँगा। प्रमोद जी, एक बात बताएं, मुझे लगता है कि अब राज्यपाल का, गवर्नर का एक बड़ा रोल यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा सा मुझे समझाएं कि परिस्थिति क्या बनेगी, तब गवर्नर साहब पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे इस पूरे मामले को, इस संकट को देखते हुए। देखिए, यहाँ पे संभावनाएं हैं कि पॉसिबल है कि जो उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप है, आपकी आवाज माइक्रोफोन को थोड़ा पास में रख लीजिए सर। हाँ, जिस तरह से इंडिकेशन हो रहा है कि इसमें जो 16 नाम दिया गया है कि इनको अमान्य किया जाए, इनको निष्कासित किया जाए मेंबरशिप से, तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अल्पमत में आ जाएंगे और सरकार नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक केस जो है ये जाएगा या तो ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास आएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय इसमें क्लियर कह चुका है कि
यहाँ पे यदि जिसके पास संख्या ज्यादा है, 2/3 है, तो वो अपना गुट बना सकता है अपना। और यहाँ पे तो जो देखते हैं संख्या बिल्कुल 2/3 से भी बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह की कोशिश यदि वो अमान्य करने के लिए या उनकी मेंबरशिप खत्म करने के लिए डिप्टी जो स्पीकर हैं वो करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत फजीहत होगा उनको, और ये अमान्य होगा और उसको एक्सेप्ट कानूनी रूप से नहीं की जाएगी। और ऐसे स्थिति में जो एनसीपी का जो सरकार है शिंदे गुट का, वो बहुत ही मजबूती से सरकार बनाएगी। और ये यदि गवर्नर के पास आता है तो वहां पर देखिए फ्लोर टेस्ट होता है। आप जो है फ्लोर टेस्ट में वो देखेंगे कि आपके पास मेजोरिटी है या फिर पैरेड जो है वो करवाएंगे। तो अभी जो परिस्थितियां हैं जो आ रहा है यहाँ गुवाहाटी से, उसमें निश्चित रूप से शिंदे साहब के पास है, उनके पास काफी मेजोरिटी है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी तरह का कोई इरेगुलरिटी है जो शिंदे के जो ग्रुप है उनमें सरकार बनाने का। इस तरह से वो बता चुके हैं कि बीजेपी भी उनका साथ दे रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं। और जैसा अभी डॉक्टर कौशिक साहब ने भी बताया कि यदि ये बीजेपी समर्थन करती है तो यह स्थिर सरकार बनाएगी। तो ये जो है शिंदे गुट के साथ में किसी तरह का कोई गैर कानूनी नहीं है। लेकिन उसी तरह से दूसरे तरफ यदि ये कर रहे हैं जो संजय राउत कभी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे आकर के आप सामना करो शिव सैनिकों का, कभी कह रहे हैं कि आप बॉम्बे में आकर के देखो, तो इस तरह से धमकी दे करके और गैर कानूनी यदि कोई हथकंडा लेते हैं बिना 7 दिन का नोटिस दिए हुए, डिप्टी स्पीकर उनको ठीक है सर। यदि मान्यता खत्म करते हैं उनकी सदस्यता। हाँ ठीक है, मतलब अभी तमाम पहलू बचे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि इतना आसान नहीं है जितना आसान समझा जा रहा है। वैसे अगर अमूमन एक ठीक है, आप तो संविधान के विशेषज्ञ हैं, एडवोकेट हैं, आप तमाम कानूनी इसमें जो पेच फंसा हुआ उसको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें हर लोगों को समझ में आ रही है। पहली बात तो ये है कि अगर एकनाथ शिंदे के पास बहुमत है और अगर वो डरे नहीं, जिस तरीके से उनको अभी डराया जा रहा है शिवसेना के नेताओं की तरफ से, एनसीपी के नेताओं की तरफ से, अगर वो डरे नहीं तो एक बात तो तय है कि बीजेपी की सहयोग से वहाँ पर सरकार बदल सकती है। अगर डर गए तो फिर कुछ नहीं होना है, जैसे सरकार चल रही थी चलेगी। और अगर फ्लोर टेस्ट होता है उसमें बीजेपी ने अगर कुछ बड़ी सेंधमारी कर रखी है तब भी मान करके चलिए कि कुछ ना कुछ नया दिखेगा। और उद्धव ठाकरे को अगर डर लग गया कि हमारी इसमें बेइज्जती हो सकती है तो हो सकता है कि विधानसभा भंग कर दिया जाए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको दिख रही हैं। लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक बताएंगे कि इसके अलावा और क्या दिख रहा है। डॉक्टर सुनील कौशिक। देखो गौरी शंकर जी, इतना आसान होता ना तो भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आती। सही बात है। और फ्लोर टेस्ट हो जाता, सरकार गिर जाती। सही बात। लेकिन भाजपा कोई कमजोर कदम नहीं उठाना चाहती। जिस शिंदे के कंधे पर बंदूक रख के गोली चलाना चाहती है बीजेपी, पहले खुद स्वतः देखना चाहती है कि दम कितनी है। और सबसे आसान तरीका है, और इस देश ने 2 एग्जाम्पल अभी देखा है आपने। समाजवादी पार्टी का जब अखिलेश की सरकार गई थी तब देखा कि पार्टी पे कैसे कब्जा होता है। दोबारा बिहार में आपने देखा पासवान जी की पार्टी का, कि पासवान जी के बेटे को ही अलग कर दिया और कब्जा उनके चाचा जी ने कर लिया और केंद्र में मंत्री बन गए। तो ये सारे रास्ते खुले हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि इतने बहुमत में यदि एमएलए और सांसद हैं तो शिंदे साहब भी नहीं छोड़ेंगे शिवसेना पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि ये बार बार मौके नहीं मिलते। दूसरी बात, यह सब शिवसेना पर कब्जा नहीं होता है और वापस जाकर के बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं तो ये कमजोरी होगी बीजेपी की भी और शिंदे की भी, क्योंकि वो विधायक कभी भी तोड़ करके बाहर जा सकते हैं ठाकरे फैमिली के दबाव में आकर के। तो सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जो समय लग रहा है वो समय इसलिए लग रहा है कि देखना चाहते हैं कितने हैं। और आज देखो ना, 6-7 विधायक तो ऐसे हैं जो सुबह कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में भी नहीं है, गायब हैं वो, उनके मोबाइल ऑफ हो गए। तो अब कांग्रेस भी इस बात को लेकर के भयभीत है कहीं ऐसा ना हो। केवल एक पार्टी एनसीपी है जहां उनका अपने विधायकों पे दबाव भी है और वर्चस्व कायम भी है इस समय। लेकिन कांग्रेस और शिवसेना इस समय इस दौर से गुजर रहे हैं। दूसरा, आपने किनको प्रतिनिधि बना के भेजा जो अपनी सरकार नहीं बचा पाए, जिन्होंने अपने लोगों की नहीं सुनी, आपने वहां प्रतिनिधि बना के भेज दिया। और एक उम्र का पड़ाव होता है, अनुभव नहीं उम्र का पड़ाव होता है। अभी कल्पना राय की इतनी उम्र नहीं है, इतनी एज नहीं है कि इस सारे सिस्टम को वहां संभाल सकें। यदि कोई युवा या वरिष्ठ और भी लोग थे जो जा सकते थे वहां पर, जिनको अनुभव था, लेकिन कल्पना राय को भेजा और समाधान क्या निकाल के दिया। 3 दिन हो गए आज, आप अपने विधायकों को इकट्ठा नहीं कर पाए। और दूसरी बात, जिस तरीके से राउत ने कहा
कि हम एमबीए गठबंधन से बाहर जा सकते हैं, एनसीपी और कांग्रेस चुप क्यों थे? उन्होंने उस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? ये सब राजनीतिक ऐसी स्थिति है कि सब लोग भांप रहे हैं कि आखिर में क्या होगा। और शरद पवार के मोदी जी से बड़ा व्यक्तिगत संबंध भी है, और शरद पवार की पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि वो सत्ता से बाहर जाए, ठीक है कि नहीं? तो यदि शिवसेना का ये वाला गुट शिवसेना पे कब्जा करके यदि बीजेपी के साथ सरकार बनाता है तो मुझे लगता है एनसीपी भी इस गठबंधन में आएगी और केंद्र में उनके तो मंत्री नुकसान मतलब कांग्रेस का है और उद्धव ठाकरे का है। बिल्कुल। अब अवनीश जी इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। मैं आ रहा हूँ इस वक्त नहीं, अवनीश जी भी समझ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं। और आप बताइए, क्या शबनम पांडे नहीं समझ रही हैं? अब सब बीजेपी के कह रहे हैं कि भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, और जैसे ही आपने भाजपा का जिक्र किया सरकार बनाने का तो शबनम पांडे मुस्कुराने लगी। तो ये आप समझिए कि सब राजनीतिक दायरे में रह करके सारी बातें अपनी कह पाते हैं। आते हैं शबनम जी के पास आते हैं। शबनम जी, एक बात बताइए, आपके असम के, है ना, असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता है कि असम इस वक्त बाढ़ विभीषिका वाला राज्य बन चुका है। टूरिज्म को हम लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि पैसे चाहिए, लोगों की जान बचानी है, लोगों की सेवा करनी है। हमारे यहाँ कोई भी आएगा तो हम उसको, है ना, उसका कदर करेंगे, है ना, अतिथि को हम कदर करेंगे। मतलब वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं किए कि यहाँ पर ये लोग क्यों आए हैं, इनको कौन सपोर्ट कर रहा है। तो एक चीज़ मुझे बताइए कि क्या बीजेपी बहुत खुलेआम तौर पर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए क्यों तैयार नहीं होती कि जो विधायक हैं गुवाहाटी में जो आराम फरमा रहे हैं, उनके खाने पीने से सोने पीने, हर तरह की व्यवस्था के लिए बीजेपी पूरी तरह सुरक्षा पे पैसा खर्च हो गया। हाँ, सुरक्षा कमांडो लगाए गए हैं, अर्धसैनिक बल लगाए गए हैं, ये तमाम बैरिकेडिंग 2 किलोमीटर पहले से कर दी गई है। तमाम बीजेपी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से मुहैया कराई जा रही है। ऐसे ही फ्री में तो नहीं कर रहे होंगे शबनम पांडे जी, बहुत बड़ा इसमें, है ना, निहित स्वार्थ तो होगा जरूर कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में। बताइए शबनम जी। देखिए, सबसे पहली बात, अगर असम में बाढ़ आया है तो बाढ़ का भी मैनेजमेंट मुख्यमंत्री जी देख रहे होंगे। किसी भी प्रदेश में बाढ़ आए या कोई भी विधि हो तो उसमें मुख्यमंत्री जी हर कार्य को देखते हैं सामान्य रूप से। और अगर उस बाढ़ के समय में बहुत से मेहमान आके राजस्व की वृद्धि करते हैं तो कोई भी, अब इसमें राजस्व की वृद्धि कहाँ से हो रही है बता दीजिए। ये तो आसाम गवर्नमेंट का ही राजस्व जा रहा है इसमें। सिक्योरिटी पे खर्च कर रहे हैं। रसगुल्ला सुनते हैं कि बाहर से मंगाया गया है, कोलकाता से रसगुल्ला भी आया है, कई लोगों को रसगुल्ला खाना था। बात, अगर असम स्टेट में कोई आता है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी असम स्टेट की ही होती है, तो इसलिए कोई ये बड़ी बात नहीं है। और शिवसेना के और भी लोग पहुंचे गए, उनको अरेस्ट कर लिया। अब आप कह रहे हैं कि स्वागत होता है अतिथियों का, दूसरे लोग जाते हैं उनको अरेस्ट कर लेती है वहां की सरकार। देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र, अरे चलिए, एक ईमानदारी से एक बात बता दीजिए शबनम, 6 लोग कांग्रेस के गायब हैं। ये गुवाहाटी के आसपास देखे जा रहे हैं क्या? देखिए, इसीलिए बार बार कांग्रेस के साथी ना शिवसेना पे टिप्पणी कर रहे हैं, ना एनसीपी पे। वो बार बार कह रहे हैं हमारे सारे लोग इंटेक्ट है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि उन्हीं के लोग सबसे पहले भागेंगे और इन्हें मालूम होगा कि भाग चुके हैं कुछ। तो एक बात और बताइए शबनम जी, उड़न दस्ता जो आप लोग बनाए हैं कि कहीं से किसी को उड़ा लो, एकदम से गायब कर दो, है ना, आसमान खा गया, जमीन निगल गई, है ना, ये कहावत 10 दिन 15 दिन तक पूरी तरह से फिजा में दौड़ती रहती है, फिर अचानक से प्रकट होता है कि नहीं, ये तो ठीक ही थे, गुवाहाटी में बैठ के आराम फरमा रहे थे। ये उड़न दस्ता में कौन कौन आजकल बीजेपी में काम कर रहे हैं? देखिए गौरी शंकर जी, राजनीति में अगर कोई आता है, हर कोई एडल्ट है, वो बच्चे जैसा मासूम बनने की कोशिश ना करे कि कोई किसी ने गोद में उठाया और किडनैप करके ले गए। ये सब अपनी मर्जी से 2.5 साल। आरोप तो यही लग रहा है कि संजय राउत आरोप लगाए कि आप लोग किडनैप कर दिए। उसमें एक और बात है कि जितने भी एमएलए हैं या शिंदे साहब जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो कभी गुवाहाटी गए ही नहीं, गुवाहाटी उन्होंने देखा ही नहीं। तो वहां कोई संबंध हो सकते हैं कि साहब आप यहाँ आ जाइए और यहाँ रह लीजिए, कोई ना कोई तो सूत्रधार होगा शबनम जी। और देख मैं रहा था, वीडियो देख रहा, बड़ा बेफिक्र थे। और सब लोग इशारा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के चाणक्य ने ही रणनीति रची है सारी चीजें। सबसे खास बात जो मैं विजुअल देख रहा था, 2-4 विजुअल देखने के बाद समझ में चीजें आई। एकनाथ शिंदे जी बहुत आराम से कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सुपर पावर इनका है उनका है, देखिए पाकिस्तान में क्या कर दिया वो कर दिया, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें, पता नहीं क्या ज्ञान दे रहे थे वो।
और साथ में लोग ताली भी मार रहे थे, और किसी के बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लगा मुझे डॉक्टर सुनील कौशिक कि इन लोगों का अपहरण किया गया हो। ऐसा लग रहा है कि खुद मर्जी से आए हैं और गुवाहाटी में अभी रहने का इनका इरादा है कि भी रहेंगे। नहीं, ये तो गौरी शंकर जी, आप इतिहास उठा के देखिए कि जिसने चाणक्य नीति पढ़ ली या चाणक्य का आशीर्वाद जिसको मिला हो, हाँ, तो आप जानते ही हैं कि उसके तो जलवे ही जलवे हैं। सही तो बात इस है। समय देश के चाणक्य का यदि आशीर्वाद चलिए, हो- मैं शबनम जी के पास मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। कुछ है सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। अवनीश काजला जी के पास आता हूँ। अवनीश जी, एक बात बताएं, आप लोग कहते हैं कि बहुत कंबाइंड हैं और बहुत ही इंटैक्ट हम लोग हैं और पूरी तरह से महाअघाड़ी के साथ हैं। आपके विधायक इधर उधर घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। कुछ मोबाइल भी ऑफ हो गए हैं। हाँ, मोबाइल ऑफ हो गया। रडार सिस्टम वगैरह कुछ कांग्रेस ने डेवलप किया है, नहीं किया है कि उसके नेता कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं भी या नहीं गौरी कांग्रेस शंकर के जी, अंदर? एक मैं थोड़ा सा और बता दूं हाँ। कि मैं तो ये समझ रहा था कि कल्पनाथ राय जी को विशेष विमान से भेजा गया है, तो कोई ऐसा नहीं हो कि विधायक सारे लोग राजस्थान जाके शिफ्ट हो जाएं। ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, तो विशेष विमान से एमएलएस को महाराष्ट्र को ला करके कहीं राजस्थान में शिफ्ट कर दिया जाए और फिर यहीं से बैठ कर रणनीति बनेगी। ये तो अच्छा है कि वो महाराष्ट्र में रह करके ही सारी चीजें देख रहे हैं। क्यों अवनीश जी, बोलिए। अवनीश जी बोलिए भाई साहब, झूला पे बैठे हो क्या आप? म्यूट किया हुआ है आप? आवाज म्यूट है आपकी, उधर से सही कीजिए। हाँ बोलिए। अवनीश काजला जी सुन पा रहे हैं तो बोलिए भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है आ रही है। बोलिए 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 अवनीश जी बोलिए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी का पूरा विधायक सब लोग एकजुट हैं और किसी भी कीमत पे कोई भी विधायक कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में नहीं टूटेगा। दूसरी बात, देखिए इस समय ईडी और सीबीआई का सहारा लेके आप ओ भाई किस साहब, तरीके कहाँ से घटना CBI है। मैं ईडी आ आपको गया बता देता हूँ, आप समझिए, हाँ। जब कांग्रेस पार्टी के देश में लोकतंत्र बचा कहाँ है? कांग्रेस पार्टी का वर्कर अपने ऑल इंडिया के कांग्रेस के कार्यालय जनता में नहीं जनता जा मूर्ख सका है जो पिछले इतना 10 ना दिन में। भारी मतों से बीजेपी को जिता रही है। मैंडेट का क्यों मजाक उड़ाते हो आप लोग, कांग्रेस पार्टी वाले सब? मैंडेट आप लोग के पास नहीं है तो मैंडेट का मजाक तो मत उड़ाओ। है ना, एक संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चुनाव हुए, चुनाव आयोग ने इतनी मेहनत की, जनता ने लाइन में खड़े होकर के वोटिंग की, और आप लोग उसका उपहास उड़ाते हुए, तो गलत बात है ना अवनीश जी। जी, ये जो व्यवस्था है अपने देश के अंदर, ये मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, ये जो व्यवस्था है देश के अंदर कि चुनाव की तारीख का ऐलान होता है, चुनाव आयोग इतनी मेहनत करता है, इतने लोगों को अवेयरनेस करता है, फिर धूप में या फिर है ना किसी तरह का मौसम हो, जनता बाहर निकल करके वोटिंग करती है, उसके बाद किसी एक पार्टी को जिताती, फिर सरकार बनती है। इसलिए नहीं ना कि आप लोग फिर दोबारा ये गाली दोगे कि गलत तरीके से जीत गया ये लोग, जनता को मूर्ख बना करके जीत गया। जनता इतनी मूर्ख थोड़ी होती है अवनीश जी, ऐसा होता तो आप लोग नहीं जीत जाते। आप लोग नहीं, मूर्ख थोड़ी जनता- बनाने में कम रहे हैं। आप देखिए मजाक कौन बना रहा है। मध्य प्रदेश में जनता ने किसको जिताया? गोवा में किसको जिताया? तो आप लोग इतने अरुणाचल कमजोर प्रदेश क्यों में हो? किसको जिताया? कांग्रेस पार्टी बकरी क्यों बन गई? मैं यही कहना चाहता हूँ, ये ईडीआई और सीबीआई के सहारे सरकार बनाने में क्या ईडी जो सीबीआई भारतीय कहां जनता से आ पार्टी गया लगी इसमें? हुई है ना, आपके नेता 6 नेता गायब हैं, उसको ईडी सीबीआई ने उठा लिया क्या? मोबाइल पार्टी- स्विच ऑफ है उनका। देखिए अभी कांग्रेस पार्टी का महाराष्ट्र में कोई भी, सब विधायकों से हमारा संपर्क है, कोई नेता अभी नहीं गया है। रही बात इनके हाथ में ईडी सीबीआई है। तब आपको पता ही नहीं अवनीश जी, झूठ बोल रहे हो आप। आपको पता ही नहीं, हम लोग को पता है, आपको पता ही नहीं है। पता नहीं कहां से बैठ करके लोगों से संपर्क कर रहे हो, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारे अभी आप कहाँ, गुवाहाटी में है क्या भाई साहब? जी? अरे गुवाहाटी में आप कहाँ बैठे हुए हैं इस वक्त? आप नहीं, हम गुवाहाटी में नहीं है। आप कहाँ? मतलब आप अपना वो स्थान और बता दें तो ईडी के अधिकारी पहुंच जाए वहां नहीं, पर। नहीं, ये नहीं, तो गलत बात है। नहीं, आप ये लोकेशन मत पूछिए। आप देखिए, मतलब दिल्ली से बोल रहे कांग्रेस हैं, पार्टी दिल्ली को से मत बोल रहे हैं, करा मुंबई से बोल रहे हैं, गुवाहाटी से बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ईडी सीबीआई से इतने आसानी से नहीं डरने वाला। अभी तो आप कह रहे थे ईडी सीबीआई से कर रहा है, वो कर रहा है, फिर कह रहे हैं कि नहीं डरने वाला। नहीं, कांग्रेस पार्टी का नहीं डर रहा ना। सत्याग्रह शुरू हो गया आप था। बताइए कौन सा कांग्रेस पार्टी का नेता अभी तक गया है? आपको महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ना पता ही नहीं है अवनीश जी, तो मैं क्या पूछूं आपसे? एक चीज और देखेंगे ना आप गौरी शंकर जी, कि विपक्ष आरोप लगाता है एजेंसियों पे, सरकारी ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, और 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि सरकार का पिजड़े का तोता है सीबीआई।
लेकिन कांग्रेस की सरकार रहते हुए पहले उसी पार्टी में सम्मिलित सरकार ने आरोप लगाए थे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी ने आरोप लगाए थे कि सीबीआई से कांग्रेस धमकाती है, जबकि उनके समर्थन से सरकार चल रही थी। तो कम से कम 2014 के बाद ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो बीजेपी के साथ सरकार बनाए हो और वो कह रहा हो कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये तो कांग्रेस को समझना पड़ेगा ईमानदारी से कि सरकारी मतलब हुआ ना, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग होना चाहिए। कोई ऐसा आरोप है जैसे सीबीआई का, ईडी का कोई हेड है, या जिस व्यक्ति ने जैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस दिया, उस अधिकारी को किसी भाजपा के नेता से संबंध होते, मिलने का कहीं जिक्र होता, सही बात है, कहीं ऐसी व्यवस्था होती कि इनके पास इनपुट होते कि साहब देखो ताजमहल होटल में या ताज एक्सप्रेस होटल में साहब भाजपा के नेता से मिले, उसके बाद नोटिस दिया गया। तो ये मुझे लगता है जनता स्वीकार करती। और वही केवल आप देखिए जो आज कांग्रेस कह रही है ना बैठ करके मंच पे कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग है, 2014 से पहले वही भाजपा चिल्लाती थी यहाँ बैठ करके, और कांग्रेस वाले कहते थे ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे एक तो बात केवल जो कह सकते हैं, लेकिन एक बात तय है डॉक्टर सुनील कि सीबीआई और ईडी के रेड्स जो पड़ते हैं, छापेमारी पड़ते हैं, वो हमेशा मान ली कि कांग्रेस की सरकार है तो विपक्षी पार्टी के नेताओं के ऊपर या उससे कनेक्टेड लोगों के ऊपर खूब पड़ते हैं। अभी बीजेपी की सरकार है तो विपक्षी पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इस पर या उससे रिलेटेड लोगों पर पड़ते हैं। मैं बीजेपी के नेताओं पर कभी नहीं देखा कि सीबीआई और ईडी का रेड पड़ रहा है। मैं कांग्रेस के कार्यकाल में किसी कांग्रेस के नेता के खिलाफ नहीं देखा कि सीबीआई ईडी के रेड पड़ रहे हैं। एक आध दो केस हो सकते हैं, वो तब होते हैं जब पूरी तरह से दुनिया में सामने चीजें आ जाती हैं। गौरी शंकर, ये थोड़ा सा अंतर है। सत्ता की इतनी तो हनक होनी चाहिए ना, सत्ता तक पहुंचते पहुंचते या सत्ता के केंद्र बिंदु में कुछ लोग पहुंचते हैं तो इतना भी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। नहीं, ये तो ठीक नहीं है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि सत्ता की हनक नहीं, मैं सत्ता की हनक नहीं, संविधान के हिसाब से चलनी चाहिए। संविधान विशेषज्ञ है भी हमारे साथ, प्रमोद जी, उनसे बात कर लेते हैं। प्रमोद जी, एक बात बताइए, महाराष्ट्र में ठीक है, बहुत जो पॉइंट्स आपने रखे वो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और मुझे लगता है कि डॉक्टर सुनील कौशिक जो कह रहे थे वो भी बहुत एक अलग तरह का एक सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि महाराष्ट्र में इस वक्त संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है, संविधान की आत्मा के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आपको नहीं लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की चीज़ें मान्य नहीं है? मुझे थोड़ा सा समझाइए संविधान के नज़रिए से इसको। देखिए, ये जब आप देखेंगे जब सिनेरियो में, तो हर पार्टी अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है, और वो किसी भी तरह से केन प्रकारेण वो चाहती है कि हम पावर में रहें। आज का परिदृश्य जो महाराष्ट्र में है वो वही इंगित करता है। देखिए, जैसा डॉक्टर कौशिक ने अभी बताए कि जीती कौन थी, पब्लिक ने मैंडेट किसको दिया था? एनसीपी, इसमें बीजेपी एंड शिवसेना को दिया था। लेकिन वहां पे जोड़ तोड़ कर करके जो कांग्रेस, एनसीपी एंड महाअघाड़ी का जो बनाए शिवसेना से, तो निश्चित रूप से वहां पे भी सत्ता का दुरुपयोग हुआ, अपनी पावर का। और आज साम दाम दंड भेद हर पार्टियां कर रही है, और अभी किसी को ये जरूरत नहीं होता है कि हमको संविधान को कैसे रक्षा करें, हम कानून के ढंग से कैसे चलें। वो किसी भी तरह से चाह रहा है कि हम गैर कानूनी ढंग से भी कर करके हम सत्ता पे काबिज रहें। एक ही मोटो होता है। आज कोई किसी के पास मोरल नहीं रह गया। यदि मोरल होता तो आप देखेंगे जैसे परिस्थिति हो गया है, देश का कानून ये करता है कि 2/3 मेजोरिटी आपको मैंडेट नहीं कर रहा है, चाहे राइटली या रॉन्गली, तो आप उसको छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि सत्ता में चिपके रहने से आज जो है पब्लिक में इनकी बेइज्जती हो रही है, बल्कि जो कानूनी रूप से भी जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। यदि आपके पास मैंडेट नहीं है तो सीधे साधा ये कीजिए कि आप छोड़िए और दूसरे को दीजिए सत्ता। अब सवाल ये हो रहा है कि बल्कि सत्ता छोड़ने के बजाय और उसी को आप मान्यता हटा रहे हैं, उसको सदस्यता से हटा रहे हैं, मेंबरशिप से, विधानसभा नहीं दे रहे हैं। तो इस तरह से यदि कोई हथकंडा अपनाते हैं और आप उनको चैलेंज कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं एक तरह से इनडायरेक्ट में, तो ये सारी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है प्रमोद जी, धमकी ऐसी दी जा रही है कि आ जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे ही मुंबई आए, है ना, जैसे ही मुंबई आए, लाठी डंडे जूते चप्पल, है ना, आलू टमाटर, जिसे जो मिला उससे स्वागत किया जा रहा है। ऐसा नहीं है इस तरह की धमकी देने की कोशिश हो रही है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे
एक नाथ शिंदे इस तरह की धमकी के सामने क्या झुक जाएंगे या लड़ेंगे वो? देखिए, ये सवाल है। सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो बहुत ही वो प्लानिंग कर करके हाँ। और उसमें भी बहुत सारे कानून विद्य हैं, वो सब कुछ जानते हैं कंसिक्वेंसेस कि यहाँ नंबर गेम है, सब कुछ जो भी है, जिसके पास यदि बहुत संख्या है तो वो अपना सत्ता में काबिज होंगे। और चलिए ठीक है, मैं मैं आऊंगा सर, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। डॉक्टर सुनील, मैं थोड़ी देर में आता हूं आपके पास। शबनम पांडे के पास आते हैं, इसके बाद कांग्रेस के नेता, फिर मैं आपके पास आता हूं। शबनम पांडे जी, एक बात बताइए, ठीक है बीजेपी का क्या रोल है नहीं है, ये बिना बताए भी लोगों को समझ में चीज़ें आती है। ऐसा नहीं है कि इससे हम इस बारे में पूछेंगे, शबनम पांडे बोलेंगी तभी देश की जनता को पता चलेगा कि बीजेपी भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। लेकिन एक बात बताइए, जब शिवसेना के साथ आप लोग का गठबंधन हुआ था चुनाव के वक्त और लोगों ने भारी बहुमत से आप लोग को जिताया, शिवसेना के बारे में आप कहते हैं कि उसने धोखा दे दिया और धोखा देने के बाद वो इसमें एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के लिए चली गई। मुझे एक बात बताइए, क्या सिर्फ इस आधार पर लोग ये समझें कि पिछले 2.5 साल से आप लोग इस खेल में लगे हुए थे कि जो बहुमत जनता की तरफ से दिया गया था उस बहुमत को फिर से कैसे बहाल किया जाए, या फिर इस खेल में लगे हुए थे कि उद्धव ठाकरे को मजा चखाना है, उद्धव ठाकरे को उसकी राजनीतिक हैसियत दिखानी है? बताइए। देखिए गौरीशंकर जी, उद्धव ठाकरे ने अपने किए का फल खुद पाया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कहीं न कहीं इस बात को उठाया है कि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार बनती है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं, वहां परिवारवाद को हावी किया उद्धव ठाकरे ने। और शायद यही परिवारवाद पे जब कार्यकर्ता और नेता आवाज उठाते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस बनते हैं जो आज महाराष्ट्र में बना है। और हमारी ही संविधान ने ये अधिकार भी दिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो लाया गया इसी के लिए लाया गया, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि एक पार्टी जब सरकार में आती है तो सामान्य तरीके से और सब कुछ सही करती है। अगर गलत करती है तो अगर उसके नेता मानते हैं कि हाँ ये गलत है तो वो एक बहुमत लेकर। अच्छा ठीक है, ये सब तो ज्ञान हो गया शबनम जी। मुझे एक दो शब्द में इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं कांग्रेस के नेता के पास चला जाऊंगा। क्या आप लोग नहीं, क्या ठीक है, मैं समझ गया जो कहना चाह रही हैं आप। क्या आप लोग एकनाथ शिंदे को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, या फिर अगर मौका मिला तो फिर से देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहेंगे? दो ऑप्शन, दो विकल्प है आप लोग के पास, किस विकल्प की तरफ बीजेपी जाना चाहेगी? देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने इस सिलसिले में कोई भी आधिकारिक अपना कोई बयान ना दिया है, ना अभी हम सोच सकते हैं, क्योंकि अभी जो कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं उसको बहुत बारीकी से। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। अवनीश, एक और बात कहना चाहती हूँ, समय थोड़ा कम है, समय कम है शबनम जी, मैं थोड़ी देर। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल 356 का बहुत इस्तेमाल करती थी। चलिए ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ ना, मैं ठीक है, रहने दीजिए उसको। अवनीश काजला, अवनीश जी के पास में आ रहा हूँ। अवनीश जी, एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ और शिवसेना के साथ जो सरकार बनाने में सफल रही, मुझे एक बात बताइए, कभी कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने इस तरह की शिकायत की कि शिवसेना के विधायकों की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता है, शिवसेना के विधायकों की तरफ से ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है? क्योंकि देखिए यहाँ उल्टा बात हो रहा है, शिवसेना की विधायक की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग यानी कि कांग्रेस और एनसीपी वाले लोग उन लोगों को बेइज्जत करते थे। देखिए, 2.5 सालों में आपने कभी नहीं देखा होगा कि सभी तीनों दलों के लोग कभी आपस में इस तरीके से विवाद में उलझे हैं या इस तरीके की कोई बातें सामने आई हैं। अभी तक कांग्रेस पार्टी की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से शिवसेना के किसी नेता का, कभी विधायक का या मंत्री का कभी इस तरीके से नहीं रहा कि एनसीपी के मंत्रियों ने परेशान किया कांग्रेस पार्टी के ने। सरकार पूरे सामंजस्य के साथ, एकजुटता के साथ चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी चलेगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। मैं एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर सुनील कौशिक से। आप डॉक्टर सुनील कौशिक एक बात बताएं, कई है ना, सोशल मीडिया पर कई लोग कई तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जिस तरीके से सरकार चला रहे थे, कई लोगों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि उद्धव ठाकरे दरअसल बहुत सारी गलतफहमी पाले हुए हैं। पहली गलतफहमी यह है कि खुद को बाला साहब ठाकरे समझते हैं। दूसरी गलतफहमी है कि शरद पवार
के बारे में उनको लगता है कि बहुत बड़े वो मतलब नैया है ना, नैया एक तरह से उनकी पार लगा देंगे, बहुत बड़ा सहयोगी हो जाएंगे। एक गलतफहमी उनकी है कि बहुत बड़ा चाणक्य वो संजय राउत को पाले हुए हैं, है ना। इस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक बात उसमें और निकल कर सामने आई कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से सरकार चला रहे थे उससे लोग परेशान थे। शिव सैनिक भी परेशान हो गए थे, महाराष्ट्र की जनता भी परेशान थी। एक के बाद एक कई गतिविधियां, जैसे हनुमान चालीसा को लेकर जो स्टैंड था, लाउड स्पीकर को लेकर जो स्टैंड था, किस तरीके से है ना एक बड़े चैनल के चीफ एडिटर के साथ बदतमीजी की गई, पूरा देश ने देखा। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं। लोगों ने कहा कि पाप का घड़ा भर गया था, उसे फूटना तो था ही। नहीं, देखो गौरी शंकर जी, पार्टी चलाना और सरकार चलाना दोनों में बहुत अंतर है। और उद्धव ठाकरे ने वो कई दशकों से देखा है कि बाल ठाकरे साहब ने कैसे वहाँ अपनी रणनीति के तहत अपना वर्चस्व कायम किया। कभी बाला साहब ठाकरे से मैं भी मिला हूँ, कभी भी वो मातोश्री से बाहर नहीं निकले। और जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जब उनका दौरा महाराष्ट्र का हुआ तो प्रधानमंत्री को भी मातोश्री जाना पड़ा। और जब पहली बार देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार बनी तो अमित शाह जी जब वहाँ महाराष्ट्र गए, 2 घंटे तक इंतजार कराया उद्धव ठाकरे ने, फिर भी नहीं वो गए। अमित शाह को भी मातोश्री जाना पड़ा। तो दोनों में बहुत अंतर है। यदि आपका जैसे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होते या इनके अलावा कोई और मुख्यमंत्री होता और आप शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते तो ये व्यवहार आपका ज्यादा अच्छा रहता, ठीक था, ये व्यवहार सटीक था। लेकिन यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री के शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है आप, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुझे लग रहा है जब राजनीति में आप आते हैं तो बड़ा मुझे लग रहा है इन्होंने अपना प्रोफाइल गिरा लिया। नहीं, बिल्कुल गिरा दिया। आप देखिए, जब होटल में उद्धव ठाकरे का जाना हुआ था, जब जो विधायक रुके थे, और जब जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन की डिबेट आप निकाल के देखिए, 10 सेकंड सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने ये कहा, राजनीतिक विश्लेषकों ने, कि ये सबसे घातक कदम उद्धव ठाकरे का है, क्योंकि ठाकरे परिवार ने कभी मुख्यमंत्री का पद एक्सेप्ट ही नहीं किया। सही बात है। और आज मुख्यमंत्री वो नहीं होते तो शिंदे साहब की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो बगावत कर देते। बिल्कुल सही। तो आज वो संगठन चलाना और सरकार चलाना दोनों में बहुत अंतर है। चलिए, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।